हेलो दोस्तों, 2024 के साथ साथ 2023 के चुनाव की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। खास तौर से बहुजन समाज पार्टी इसमें जोर शोर से तैयारी कर रही है। बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उन्होंने अपनी ताकत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखा दी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, भीम आर्मी को लेकर, चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेकर सियासत गर्म है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आखिर कहा क्या। भीम आर्मी कौन कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं। तो दोस्तों, ये जो आपने बयान सुना, ये है बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, जिन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। सबसे पहले भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। यह सब कुछ रामजी गौतम और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हो रहा था। बहुत सारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। लेकिन शाम होते होते, आंदोलन खत्म होते होते यह बयान आ गया। उसके बाद आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद को लेकर पूरे मीडिया जगत में एक बहस छिड़ गई कि आखिर बहुजनों का नेता कौन। लोग लगातार इसको लेकर सर्वे कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूं, आपसे विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, रही बात आकाश आनंद की, तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक राजनीति में कूद पड़े हैं। यह बात और है कि पहली बार उन्होंने भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर इतना बड़ा बयान दिया। इस बयान में आप देख रहे हैं साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं, कौन कौन भीम आर्मी कौन? मैं किसी ऐसे लोगों को, छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता। यानी साफ तौर पर आकाश आनंद यहां पर चंद्रशेखर आजाद और पूरी भीम आर्मी को इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा कि आकाश आनंद राजनीति में नए नहीं हैं। 2019 से वो लगातार बहन जी के नेतृत्व में बसपा के लिए कार्य कर रहे हैं। और आपको याद दिला दूं, 2019 में तो आजाद समाज पार्टी भी नहीं बनी थी। भीम आर्मी का गठन हो चुका था, क्योंकि भीम आर्मी का गठन 2015 में हुआ था। 21 जुलाई 2015 को हुआ था। 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। यानी कुल मिलाकर वो करीब 4-5 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। अब उनसे ये गलती कैसे हो गई? गलती हो गई या जानबूझकर कहा, या जल्दबाजी कर गए, या जुबान फिसल गई, या दिल की बात बोल गए, ये तो वही जाने। खैर, लोग यही कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा चंद्रशेखर आजाद रावण की क्या राय है, क्या राय रखते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। ये जो वीडियो है 2021 का बताया जा रहा है। ये वीडियो मेरे हाथ लगा है, सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी वायरल है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि राजा रानी के पेट से नहीं होगा। और मैंने कल के वीडियो में दोस्तों भीम आर्मी छात्र नेता जुबैर जी का एक ट्वीट पढ़ा था, जिसमें जुबैर जी ने यही ट्वीट किया था। आप देख सकते हैं यहां पर कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। और खास बात दोस्तों, मैंने गौर से देखा तो इस ट्वीट को चंद्रशेखर आजाद ने लाइक भी किया है। तो चलिए बिना देर किए चंद्रशेखर आजाद का वो बयान आपको सुनाते हैं, 2021 का वो बयान, जब उन्होंने आकाश आनंद के बारे में टिप्पणी की थी। जरा सुनिए। विरासत की मिली राजनीति पे नेता है, अभी आएंगे जमीन पे, काम करेंगे तो पता लग जाएगा। काशीराम साहब कहते हैं आंदोलन से नेता पैदा होता है। अब तो राजा दोबारा से रानी के पेट से तैयार हो रहा है। तो बाबा साहब के मूल मंत्र को गलत साबित किया जा रहा, नहीं होने दे। तो सुना आपने ये बयान, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, विरासत की सियासत नहीं चलेगी। और अब उनका यही बयान, जो उनके समर्थक हैं, काफी संख्या में जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं। कुल मिलाकर
सोशल मीडिया पर एक वॉर छिड़ गया है चंद्रशेखर और आकाश आनंद को लेकर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूं कि आखिर कौन है सबसे बड़ा नेता। अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर की तुलना करें, जो मेरी समझ है उसके आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं दोस्तों। हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो मेरी 10, 11, 12 सालों की पत्रकारिता है, जो मैंने सीखा है, उस आधार पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। तो चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण काफी आक्रामक नेता हैं। वो मीडिया बॉय हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, बल्कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उनका इंटरव्यू चलता रहता है। आज तक से लेकर न्यूज 24, न्यूज 18 से लेकर तमाम जगह उनको बुलाया जाता है। वो एक मीडिया बॉय हैं, और ये बात और है कि उनके काफी संख्या में फॉलोवर्स भी हैं। ट्विटर के हिसाब से देखा जाए तो उनके 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं ट्विटर पर, यानी सोशली भी चंद्रशेखर आजाद रावण काफी एक्टिव हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो मैंने नोट किया है चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में, वो ये कि चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसा लगता है बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने भीम आर्मी बनाई और काफी ख्याति बटोरी, काफी सुर्खियां बटोरी। भीम आर्मी के तौर पर उनकी पहचान ज्यादा, उनकी हैसियत ज्यादा है। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी चीफ या एएसपी चीफ के तौर पर उनकी हैसियत उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि भीम आर्मी के तौर पर उन्हें लोग पहचानते हैं। मैं ये भी मानता हूं, अगर एएसपी की जगह चंद्रशेखर आजाद रावण ने भीम आर्मी को मजबूत किया होता तो आज उनकी राजनीतिक हैसियत और ज्यादा होती। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो काफी एक्टिव हैं। कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो गुर्जरों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, जाटों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंच जाते हैं। अब जाहिर सी बात है उन्हें बुलाया जाता होगा या वो खुद चले जाते हैं, ये तो वही जाने। आपको यह भी याद दिला दूं दोस्तों, जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, अखिलेश के साथ गए, उसके बाद सीटों को लेकर किस तरीके से वो रो रहे थे, ये भी सबको याद है। उस घटना के बाद भी वो अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद वो अखिलेश से फिर से मिल जाते हैं। सहारनपुर मेरठ मेयर का जो चुनाव हो रहा था, आपने देखा कि वो अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, जबकि जयंत चौधरी ने दूरी बना रखी थी। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर को एक स्टैंड लेना चाहिए कि हमें कहां खड़ा होना है, कहां नहीं। अगर आपने अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर की थी या जिस तरीके से आप मीडिया के सामने रो रहे थे, 2-3 सीटें भी नहीं दी जा रही थी आपको, तो एक आपको वहां स्टैंड लेना चाहिए था कि हमें इनसे कितनी दूरी रखनी है, कितनी नहीं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। हो सकता है उनके रिश्ते बहुत अच्छे हों। बहरहाल मैं इस पे कह रहा हूं कि एक चीज अगर आपको धोखा मिलती है तो थोड़ा सा आपको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था। इससे पहले मैं आकाश आनंद के पॉइंट पर बात करूं दोस्तों, एक चीज और आपको याद दिलाना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी चर्चा हो रही है इस पर। देखिए, तेलंगाना में बसपा काफी खुद को मजबूत कर रही है। तेलंगाना में जो मजबूती बसपा को मिल रही है, यकीनन वहां पर बहुजन मूवमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। जो आर एस प्रवीण साहब हैं, पूर्व आईपीएस अफसर हैं, जो तेलंगाना बसपा के अध्यक्ष भी हैं, उनको बहन जी ने मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित कर दिया है। आप समझ सकते हैं, ना तो मध्य प्रदेश में, ना ही राजस्थान में और ना ही छत्तीसगढ़ में, बहन जी ने तेलंगाना में इतना फोकस किया है। आर एस प्रवीण को केसीआर के साथ लाकर खड़ा कर दिया, उनके समक्ष, उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और इससे केसीआर को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब देखिए ना, चंद्रशेखर आजाद रावण इस समय केसीआर के साथ खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों, याद दिला दूं, ये वही केसीआर हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं। अब उस संविधान विरोधी व्यक्ति के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण खड़े होकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो आर एस प्रवीण को कमजोर करना चाहते हैं? क्या वो केसीआर को मजबूत करने के लिए गए थे? ये कई सारे सवाल हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, बहुजन मूवमेंट जो भी होता है
जो भी लोग बहुजन मूवमेंट से जुड़े हैं ना, उनकी खास बात जानते हैं, उनमें संविधान को लेकर बड़ी आस्था है। एकदम क्लियर है कि उनके लिए सब कुछ धर्म जाति से बड़ा संविधान है। अब चंद्रशेखर आजाद रावण संविधान विरोधी व्यक्ति के साथ खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे कि चंद्रशेखर भाई, आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों खड़े हैं, क्यों हैदराबाद आए जब आरएस प्रवीण साहब खुद को काफी मजबूत कर रहे हैं। इस समय तो कम से कम आपको केसीआर से नहीं मिलना चाहिए था। और दोस्तों, आपको एक चीज बताऊं, इस समय जानते हैं बहुजन राजनीति करने वालों की 50 पार्टियां हैं, लेकिन खास बात, इन पार्टियों के पास ना तो एमएलए हैं ना तो सांसद हैं। एक ही पार्टी इकलौती है, बहुजन समाज पार्टी, जिसके कई राज्यों में जनाधार भी हैं और उसके इस समय यूपी से ही 10 लोकसभा सांसद हैं। देश की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है बसपा। और आपको एक चीज और याद दिलाऊं दोस्तों, कांशीराम साहब जिन्होंने बसपा का गठन किया था 14 अप्रैल 1984 को, जानते हैं इससे बहुत पहले 10 सालों तक माननीय कांशीराम जी ने वाम सेफ DS4 के लिए काम किया, एक संगठन खड़ा किया। उसके बाद उन्होंने बीएसपी का गठन किया। अब आइए आकाश आनंद जी के बारे में। मैंने कहा कि आकाश आनंद जी 2019 से ही राजनीति में सक्रिय हैं। अब वो 4 राज्यों की प्रभारी उनके कंधों पर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अभी बहन जी उनको ट्रेनिंग दे रही हैं, यानी आकाश आनंद अभी ट्रेनिंग के पीरियड से गुजर रहे हैं। वो एक युवा नेता हैं, काफी जोशीले नेता भी हैं। भाषण देने की जो शैली है काफी पसंद आ रही है, लेकिन कद काठी में देखा जाए तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण से काफी पीछे हैं। मसलन आपने देखा होगा, चंद्रशेखर आजाद रावण तो कभी कभी हाथों में बंदूकें भी उठा लेते हैं, अपनी मूंछ ऊपर करके चलते हैं। तो इस तरह देखा जाए बॉडी लैंग्वेज में, या इस तरह से देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं आकाश आनंद चंद्रशेखर से पीछे हैं। लेकिन हम उन पर शक नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया, भोपाल का जो आंदोलन था काफी हिट रहा और लोग दूर दराज से वहां पर पहुंचे थे। आकाश आनंद की एक झलक पाने को बेताब थे। दोस्तों, मैं आखिरी बिंदु पर बात करूं तो आकाश आनंद ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने अचानक ये बोला, इग्नोर करने की कोशिश की, कौन कौन कहा, कम से कम उन्हें यहां सोच समझ कर बोलना चाहिए था, नाप तौल कर बोलना चाहिए था। और मैंने कहा था कल के वीडियो में कि उनको दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए थी, क्योंकि सारे जो राजनेता है ना, वो दिल से नहीं काम करते हैं, दिमाग से। तो अभी मैंने कहा कि वो ट्रेनिंग पीरियड में है। उन्होंने जो बातें बोली हैं और जो जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं लोग, ट्वीट कर रहे हैं, मैं उनसे यह कहूंगा कि यही तो विरोधी फायदा उठाएंगे। अगर आप लोग ट्विटर वॉर छेड़ेंगे, घर के झगड़े को बाहर ले जाएंगे, बर्तन किसके घर में नहीं खटकता है। अगर वाकई आप मानते हैं कि वो हमारे परिवार के हैं, तो अगर कोई वो बयान दे रहा है तो आप उस पर इस तरीके से ट्रोल करेंगे, भला बुरा बोलेंगे। जरूरी है दोस्तों इकट्ठा होने की, और यही सही समय है। अगर इकट्ठा नहीं हुए तो 2024 में कमजोर हो जाओगे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। मैं देख रहा हूं कि कैसे लोग कई गुटों में बंट रहे हैं और यही सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे विरोधी दल। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका फायदा विरोधी ना उठा पाए, उसके लिए आपको जरूरत है ज्यादा आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, किसी पर कटाक्ष ना करें। अगर कोई गलती हुई तो माफ करना सीखिए। और देखिए, हमें जिंदगी भर सीखना होता है, हर रोज सीखना होता है। आकाश आनंद ने जो बोला वो भी उससे सीखेंगे, उनसे गलती हुई वो भी उससे सीखेंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण से गलती हुई वो भी उससे सीखेंगे। तो जरूरी है अभी यूनाइट होने की, एकता में रहने की, एकता बनाकर रहने की, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है और तैयारी तेज है। 2024 में दलित प्रधानमंत्री चाहिए, इसको लेकर भी रणनीतियां बन रही हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सबको एक साथ रहना चाहिए। कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं है, भेदभाव हमें नहीं करना है। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग बताइए क्या आकाश आनंद गलत थे, या चंद्रशेखर आजाद रावण का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जो तमाम लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स खुला है, हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और मैं चाहता हूं इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।